Hello everyone, welcome back to Ansarkari and I hope that you all must be doing great. So today's topic is going to be market equilibrium. इसके रिगार्डिंग आज हम अच्छे से समझेंगे and we are taking up the last chapter of class 12th NCERT book Microeconomics. So firstly जो topics हैं, सबसे जैसे हमने बोला कि टॉपिक मेजर टॉपिक जो है मार्केट इक्विलिब्रियम, उसके बाद एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, उसको ग्राफिकली समझेंगे। तो इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ सिंपल आइडिया या हाउ डू यू डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट, सो इक्विलिब्रियम में आप बोलोगे कि when there is no tendency to change from a particular position, तो उस पोजीशन को आप इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हो ना। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन हम बोलते हैं कि सपोज अब उसके पीछे का अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं कि कैसे हम इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करते हैं या कौन से कंडीशंस फुलफिल होने के बाद वी कैन से कि वी हैव अचीव्ड द इक्विलिब्रियम और नॉट, तो वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। बट ये सिंपल आइडिया यही है कि जब मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई देन वी गेट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड ग्राफिकली अगेन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है डिमांड एंड सप्लाई कर्व का, देयर वी गेट द मार्केट इक्विलिब्रियम। सो तो बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक आइडिया है। सो यहाँ पे वी सी इट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन जहाँ पे plans of all the consumers and the firms in the market they are matching and the market clears मतलब ना तो एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। सो एग्रीगेट क्वांटिटी भी आप बोल सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, देन ऑल्सो वी से कि द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। सो यहाँ पे हमने बोला कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, तो जो कंज्यूमर्स का ऑब्जेक्टिव है वो भी मीट हो रहा है, जो फर्म्स का ऑब्जेक्टिव है वो भी उसी सिंगल पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो वहां पे वी से मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। नाउ एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई की हम बात करेंगे तो सिंपल टर्म ही बोल रही है कि एक्सेस सप्लाई मतलब सप्लाई ज्यादा है कंपेयर टू द डिमांड इन द मार्केट। सो एक्सेस डिमांड इसका ऑपोजिट होगा जब डिमांड इज मोर देन दी सप्लाई। सो इक्विलिब्रियम इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की हम यहाँ बात करेंगे। एंड लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में सारी चीजें इन डिटेल। एंड इक्विलिब्रियम पे हम ये भी बोल सकते हैं जब डेफिनेशन की बात आती है कि इट इज स्टेट वेयर देयर एग्जिस्ट जीरो एक्सेस डिमांड या जीरो एक्सेस सप्लाई। तो ना तो इक्विलिब्रियम पे एक्सेस डिमांड होती है ना एक्सेस सप्लाई होता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। एडम स्मिथ की हम बात करें, ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इनविजिबल हैंड, कि मतलब यहाँ पे हम बैकग्राउंड की अगेन बात करिए पीछे का क्या प्रोसेस है विच लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, वो क्या है। तो वहां पे वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस या ऑपरेशन ऑफ इनविजिबल हैंड। तो नाम ही बोल रहे हैं इनविजिबल, तो दिस इज समथिंग इन इनटेंजिबल फोर्स विच इज फंक्शनिंग विच इज इन ऑपरेशन इन द मार्केट। उसकी वजह से वी आर सीइंग कि देयर आर चेंजेस इन द प्राइस बिकॉज ऑफ दिस इनविजिबल हैंड। तो इनविजिबल हैंड हम कहीं ना कहीं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को बोलते हैं। तो उनमें जो चेंजेस होते हैं वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो भी मार्केट में इम्बैलेंस होता है वो क्लियर आउट हो जाता है विद द ऑपरेशन ऑफ द इनविजिबल हैंड। सो इसकी वजह से वी कैन से कि इट शुड रेज द प्राइसेस अगर देयर इज एक्सेस डिमांड, एंड प्राइसेस फॉल होंगे अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल टर्म्स में अगर आप इसको रिलेट करोगे विद योर डेली लाइफ, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है सप्लाई कम है। यहाँ पे आप टोमेटोज का एग्जांपल ले सकते हो। अभी हमने ऑफ लेट देखा कि जो टोमेटो प्राइसेस है दे आर स्काई रॉकेटिंग क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई कंपेयर टू दी सप्लाई। तो सप्लाई कंपेरेटिवली लेस अमाउंट से इंक्रीज हुआ, हम ये बोल सकते हैं। तो देर वॉज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द मार्केट जिसकी वजह से दी प्राइसेस रोज। एक्सेस सप्लाई में जब सप्लाई ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द डिमांड जितनी मार्केट में इंक्रीज हो रही है या जिस परसेंटेज से डिमांड इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में प्राइसेस फॉल होते हैं। अब बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम थोड़ा और डिटेल में इन केस ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स। So here you can see this figure, it is illustrating equilibrium for a perfectly competitive market structure जहाँ पे fixed number of firms हैं। So downward sloping demand curve है, upward sloping supply curve है, intersection पे we get the market equilibrium। and आपको coordinates भी याद रखना important है, मतलब कि आप y axis पे price plot कर रहे हो, x axis पे quantity demanded
प्लॉट की गई है। तो मार्केट सप्लाई का एसेस इट शोज कि कितना अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो कितना विश करते हैं, कितना उनकी कितनी विलिंगनेस है टू सेल देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस। तो जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होंगे तो अकॉर्डिंगली फर्म्स की क्या विश है, कैसे उनके डिसीजन, सप्लाई डिसीजंस चेंज होंगे, वो चेंजेस इन द प्राइसेस, तो वो हमें सप्लाई कर्व जो है वो डिपिक्ट कर रहा है इन अ वे। ग्राफिकली भी अगर आप देखोगे, अपवर्ड स्लोपिंग जो कर्व है आप देख रहे हो कि सपोज ये P1 पे प्राइस लेवल था, इतना फॉर्म Q1 डैश अमाउंट सप्लाई करेगी। अब प्राइस इंक्रीज हो गया या इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें, अगर आप सोच लो कि डिमांड कब अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो प्राइस इंक्रीज हो गया P स्टार पे, तो आप देखोगे कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो फर्म का जो सप्लाई डिसीजन है वो भी चेंज हो गया, वो इंक्रीज हो गया। फर्दर अगर और प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो और ज्यादा फर्म क्वांटिटी सप्लाई करेगी। सो दिस इज what the supply curve is depicting। डिमांड कर्व की बात करें तो ये हमें ये बताता है कि जो कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में उनकी क्या विलिंगनेस है टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस। तो आप देखोगे डिमांड कर्व, सपोज आप अज्यूम करो दिस इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो अगर प्राइस P2 है तो कंज्यूमर्स दे वुड बी डिमांडिंग दिस मच, प्राइस फॉल हो गया तो लोग और ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। प्राइस और फॉल हो जाता है तो हम और ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करने लग जाएंगे। तो ये सिंपल ऑपरेशन है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड हाउ प्राइस चेंजेस इम्पैक्ट्स दैट। सो क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअली होता है जब मार्केट डिमांड इज नॉट इक्वल टू मार्केट सप्लाई, मतलब देयर इज नॉट इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, तो क्या प्रोसेस फंक्शन करता है जिससे मार्केट डिमांड, या फिर हम बोले मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, या वी गेट द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगेन वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ ओनली। सपोज प्रिवेलिंग प्राइस जो है वो प्राइस P1 अभी मार्केट में P1 प्राइस प्रिवेल कर रहा है, और जो मार्केट डिमांड है दैट इज Q1 अमाउंट, दैट इज दिस इज द डिमांड। ये डिमांड कर्व पे आप जो पॉइंट प्लॉट करोगे उससे आपको मार्केट डिमांड पता चलेगी। यहाँ इस पॉइंट से आपको पता चलेगा फर्म्स कितना सप्लाई कर रही है P1 प्राइस पे। तो फर्म्स इतना सप्लाई कर रही है, मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है जब डिमांड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द सप्लाई इन द मार्केट, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो अमाउंट क्या है एक्सेस डिमांड का, या कितनी डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू दी सप्लाई इन द मार्केट, तो वो हमें इस पोर्शन से मिल रही है, जो पोर्शन लाइज बिटवीन द टू कर्व्स। सो ये हो गया अमाउंट ऑफ एक्सेस डिमांड जो एग्जिस्ट कर रही है। अब ये हमारी करंट सिचुएशन है, हमें चाहिए मार्केट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ तक हम कैसे रीच करेंगे। सो सपोज कि द फर्म्स, यहाँ पे अगर सपोज प्राइस चेंज हो रहा है या प्राइस इंक्रीज हो जाता है P1 स्टार पे, सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि प्रिवेलिंग प्राइस P1 है, मार्केट डिमांड Q1 हुई, वेयर सप्लाई जो है ये, तो एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट करती है। सो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो ईदर दे वुड नॉट बी एबल टू बाय द कमोडिटी, क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो कुछ जो कंज्यूमर्स इस पॉइंट में लाई करेंगे, उनमें से कुछ ऐसे बहुत सारे होंगे जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं बाय कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि वो मतलब दे वुड बी रेडी टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब वो हायर अमाउंट पे करने के लिए भी रेडी होंगे इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस और इन ऑर्डर टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो सिंस जो कंज्यूमर्स हैं वो हाई अमाउंट पे करने के लिए विलिंग है, तो जो डिमांड है आप देखोगे हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड मार्केट प्राइस इट वुड टेंड टू इंक्रीज, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो इनसफिशिएंट है, या बोल सकते हैं कंपैरेटिवली लेस है टू द डिमांड दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो बाकी सारे जो भी फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमने अज्यूम कर रखे हैं कि दे आर कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है और प्राइस और डिमांड के बीच में हम रिलेशनशिप बात कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा इफ एनीथिंग चेंजेस। सो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो फॉल होती जाएगी। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड ऑब्वियसली हम कम डिमांड करेंगे, तो देयर वाज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सो सिंस कंज्यूमर्स दे वुड बी रेडी टू पे हायर अमाउंट, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लोगों को अपनी
डिमांड फुलफिल करनी है, सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, वो इतना ही एग्जिस्ट करता है, तो इसकी वजह से प्राइस अपवर्ड्स पुश हो जाएगा, अपवर्ड्स मूव कर जाएगा मार्केट के अंदर, और प्राइस इंक्रीज हुआ जैसे ही डिमांड फॉल हो जाएगी। तो जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि विल मूव लेफ्टवर्ड्स ओवर द डिमांड कर्व, ये शो करते हैं कि डिमांड फॉल हो रही है मार्केट में। तो डिमांड सपोज करो प्राइस हमने ये इस्टेब्लिश किया, तो यहाँ तक डिमांड मूव करेगी। नाउ अब हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं। तो सिंस मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो आपको ये भी पता होगा कि जो सप्लायर्स हैं उनके डिसीजन पे कैसे चेंजेस होते हैं अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ मार्केट में तो प्रोड्यूसर्स के लिए बेनिफिशियल पोजीशन है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, एंड हायर प्राइसेस पे वो हायर अमाउंट सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, एंड अगेन हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मूव कर जाएंगे। सो दैट्स हाउ एक्सेस डिमांड के सिचुएशन से कैसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या प्रोसेस है, वो ऐसे वर्क करता है। तो इट इज ऑल रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई, बट थोड़ा सा टेक्निकल कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए इनिशियली। अगर आप इसको फिर से रिवाइंड करके सुनोगे तो आई होप यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी। सो सिमिलरली ये केस 1 था एक्सेस डिमांड का। अगर आप प्राइस P2 की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सप्लाई है, एंड ये जो डिमांड कर्व का पोर्शन है ये मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड इतनी एग्जिस्ट करती है, मार्केट में सप्लाई है वो इतना हो रहा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सप्लाई जो है वो इतना अमाउंट से ज्यादा है कंपेयर टू द डिमांड जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। और एक्सेस सप्लाई का अमाउंट ये जो दोनों ग्राफ के बीच में गैप या डिफरेंस आप बोलोगे, ये इतना है एक्सेस सप्लाई। ऑलराइट, तो सिंस जो सप्लायर्स हैं वो ज्यादा अमाउंट सप्लाई कर रहे हैं, अब उनके पास बोल सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आउटपुट बच गया जो वो बेचना चाहते हैं, बट वो सेल नहीं हो पा रहे क्योंकि डिमांड बहुत कम है मार्केट में कंपेयर टू दी सप्लाई दैट एग्जिस्ट। तो सिंस फर्म्स अपना जो बचा कुछ आउटपुट है या लेफ्ट ओवर, हम उसको इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो वो प्राइसेस को रिड्यूस कर देंगे। और जैसे ही प्राइस रिड्यूस होगा, जो मार्केट में डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे प्राइस फॉल होगा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इंक्रीज हो रही है डिमांड, सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे हम इस तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फिर से विल एस्टैब्लिश मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे कि लेबर मार्केट में वेजेस कैसे डिटरमाइन होती है। तो जब हम भी डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो लेबर मार्केट में ऑब्वियसली वेज रेट इज द प्राइस, जो हम बोल सकते हैं, जो लाइक कॉमन लैंग्वेज में हम यूज कर रहे थे ऊपर, डिमांड सप्लाई एंड प्राइस इन द मार्केट। सो हमेशा जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, हमेशा डिमांड एंड सप्लाई ही मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है या डिटरमाइन करता है। तो लेबर मार्केट में we'll see कि लेबर डिटर्मिनेशन अगेन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ही हम देखेंगे। तो हाउस होल्ड्स ऑब्वियसली लेबर सप्लाई कौन करता है, हाउस होल्ड्स लेबर सप्लाई कर रहे हैं, और डिमांड फॉर लेबर्स कौन डिमांड कर रहे हैं, जो फर्म्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, वो लेबर की डिमांड करते हैं। तो वी कैन से कि जब हम लेबर की सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब कि कितना नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क लेबर्स प्रोवाइड करेंगे, कितने घंटे तक वो अपनी स्किल के थ्रू किसी पर्टिकुलर फर्म में वर्क करेंगे। सो उसको हम बोलते हैं लेबर, एंड दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स की हम लेबर्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो लेबर है दैट इज ओनली वेरिएबल फैक्टर, और बाकी जितने फैक्टर्स हैं हमने उनको कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है। सो लेबर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, दिस इज अनदर अजम्पशन, एंड ईच फर्म इट टेक्स द वेज रेट एज गिवन, मतलब फर्म्स वेज रेट को चेंज नहीं करेंगे, उनको जो वेज रेट दिया जाएगा वो ले लेंगे। मतलब बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का एक फीचर होता है कि फर्म्स दे आर द प्राइस टेकर, तो यहाँ पे फर्म्स दे आर द वेज रेट टेकर ऑल्सो। सो फर्म्स का गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनको करना है। सो सपोज जो फर्म है हमेशा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, उसके लिए इट विल ऑलवेज एम्प्लॉय लेबर ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट, जहां तक जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है एक पर्टिकुलर लेबर को हायर करने में दैट इज इक्वल
टू दी एडिशनल बेनिफिट जो एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से फर्म को मिलेगा। तो यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ हायरिंग है ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है, आपको जितना आपको वेज या दिहाड़ी हम जो बोलते देनी पड़ेगी फर्म को टू द लेबर, वो फर्म के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई ऑफ हायरिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। तो कॉस्ट हो गई वेज रेट, जिसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, एंड जो एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद वन मोर यूनिट ऑफ लेबर लगता है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मतलब जो बेनिफिट मिल रहा है फर्म को by producing one extra unit of output through that extra unit of labor, उसको हम marginal product of labor, तो हम productivity of labor की बात कर रहे हैं by selling one extra unit, वो हो गया MPL, marginal product of labor। and additional earning of the firm, जो फर्म को एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद जो रेवेन्यू मिलता है वो हो गया मार्जिनल रेवेन्यू बाय सेलिंग दैट एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, जो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर को हायर करने के बाद प्रोड्यूस किया गया था। तो हम यहाँ कहीं ना कहीं जो डिराइव करने की बात कर रहे हैं, मतलब इतनी सारी चीजें मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको लेके आना चाहती हूँ ऑन दिस टर्म मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MRPL। यहाँ से मैं ये बोलना चाह रही हूँ, या ये टर्म का मतलब ये है, जब हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात करी, जब आप उसको दोनों को कंबाइन करके देखते हो तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इसमें कंबाइंड होते हैं। तो ये फर्म का हो गया एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो फर्म को एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर हायर करने के बाद और एक एक्स्ट्रा यूनिट जो लेबर प्रोड्यूस करता है उसको सेल करके जो बेनिफिट मिलता है वो इक्वल होना चाहिए टू दी एडिशनल या एक्स्ट्रा कॉस्ट जो फर्म को इनकर करनी पड़ती है टू एम्प्लॉय दैट वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। आई होप दिस इज क्लियर। तो सिर्फ उसी पॉइंट तक फर्म अपना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेबर जो वो एम्प्लॉय करना चाहती है उस इक्वालिटी पॉइंट तक ही एम्प्लॉय करेगी। सो दैट्स हाउ वी विल बी राइटिंग इट। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो फर्म इनकर करेगी वो होता है वेज रेट, जो आपको उस लेबर को दे मतलब पे करनी पड़ेगी फर्म को, वो W इट नीड्स टू बी इक्वल टू दी MRPL। एंड MRPL को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सो दिस इज दी MRPL। सो वी सी की जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट नीड्स टू बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करते हैं। एंड जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर है इन दिस केस दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। तो इस केस में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है या जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो है VMPL। सो VMPL, जब तक VMPL ग्रेटर है देन द वेज रेट, वेज फर्म के लिए कॉस्ट है, ये फर्म का बेनिफिट हो रहा है बाय एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। तो जब तक फर्म का जो बेनिफिट है ज्यादा है कंपेयर टू द कॉस्ट जो फर्म को पे करनी पड़ेगी या इनकर करनी पड़ेगी, तब तक फर्म प्रोड्यूस करेगी, तब तक फर्म प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहेगी एंड वो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर हायर करती जाएगी। एंड वो स्टॉप कब करेगी प्रोड्यूस करना या एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर को हायर करना, जब इक्वालिटी पॉइंट अचीव हो जाएगा इन दोनों के बीच में। नाउ इसको ग्राफिकली भी अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो सपोज कि जो वेज रेट है वो इंक्रीज हो गई W2 लेवल पे। ओरिजिनल सपोज वेज रेट था W या W1 आप ले सकते हो। सपोज अब वेज रेट इंक्रीज हो जाती है W2 तक। सो टू मेंटेन जो ये इक्वालिटी की हमने बात करी वेज रेट और VMPL के बीच में, VMPL को इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो इंक्रीज होता है। इन टर्न दैट इज इम्प्लाइंग कि लेस लेबर आप एम्प्लॉय करके भी आपकी जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है, तो आप लेस लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हो। और यहाँ पे जो लॉ वर्क कर रहा है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बात करी थी इस लॉ के बारे में। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मतलब कि जितना जितना ज्यादा आप लेबर को हायर करते जाओगे तो लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या जो बेनिफिट फर्म को मिलता है बाय एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, वो ग्रेजुअली फॉल होता हुआ जाएगा। तो इसकी वजह से ही यहाँ पे ये रीजन, मतलब रीजन जो बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है उसका रीजन मेन यही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर।
सो इसको इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए VMPL को इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट है। एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी कोई चेंजेस नहीं हो रहे उसमें यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल ओनली इफ जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो इंक्रीज हो रहा है, विच इन टर्न इम्प्लाइज कि लेस लेबर शुड बी एम्प्लॉयड ओइंग टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सो फर्म लेस अमाउंट ऑफ लेबर डिमांड करेगी जैसे जैसे वेजेस इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अगर वेज इंक्रीज हो रही है तो फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली जो डिमांड फॉर लेबर है फर्म उसको लेस अमाउंट ऑफ लेबर डिमांड करेगा। सो मार्केट डिमांड कब इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, तो यहाँ हम लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं, तो जो लेबर डिमांड कब है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यू कैन क्लियरली सी दैट। अब हम आते हैं सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर। तो ये हमने देख लिया हाउस होल्ड हैं जो लेबर को सप्लाई करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि गिवन वेज रेट जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है वो कितना अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाई करेंगे। कितना अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाई करेंगे मतलब कि कितने घंटे तक वो वर्क करने के लिए तैयार है, कितनी उनकी विलिंगनेस है टू वर्क एट अ पर्टिकुलर मार्केट वेज रेट। सो उनको बेसिकली जो चूज करना है, दो चीजों के बीच में चूज करना पड़ता है, या तो आप इनकम बेसिकली ज्यादा वर्क करोगे तो आपको रिटर्न में इनकम मिलेगी, या आप चूज करोगे लेजर। तो जो लेबरर है उसको इन दोनों के बीच में एक चूज करना है, एंड दोनों आप चूज नहीं कर सकते एट द सेम टाइम, तो कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में फॉर द लेबरर। सो वी अज्यूम की वेज रेट इज W1 एंड इंडिविजुअल्स दे आर सप्लाइंग L1 यूनिट्स ऑफ लेबर इन द मार्केट, और वेज रेट अब इंक्रीज हो जाता है W2 तक। सो जो वेज रेट में इंक्रीज हुआ इसके दो इम्पैक्ट होंगे, वही इनकम और लेजर टर्म्स में इम्पैक्ट रहेंगे। पहला इम्पैक्ट वेज इंक्रीज होने के बाद क्या होगा सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर। तो पहला इम्पैक्ट जो है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लेजर की वो इंक्रीज हो रही है, विच मेक्स लेजर कॉस्टलियर। अब मैं आपको इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अगर वेज रेट इंक्रीज हो रही है, लेबर ने चूज किया कि इट वुड बी गोइंग विद लेजर एक्टिविटी, वो कम वर्क करेगा, तो जो आपकी कॉस्ट हुई क्योंकि आपने लेजर चूज किया एंड वेज इंक्रीज हो गई, तो आप हायर अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर सकते थे अगर आप इनकम को चूज करते इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द लेजर। तो अगर आपने लेजर चूज किया है तो जो आपके बेनिफिट्स आपने फॉरगो करे हैं, जो आपको नहीं मिलेंगे, वो हायर हो गए क्योंकि वेजेस इंक्रीज हुई हैं। तो अगर आप वर्क करते तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ इनकम मिलती, सो दैट्स वाई जो लेजर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी, मतलब आपको गिव अप जो करना पड़ा अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो आपको मिलता अगर आप वर्क करते वो इंक्रीज हो गया। सो दैट्स देयर, एंड इस केस में जो इंडिविजुअल्स हैं दे वुड एंजॉय लेस लेजर। तो ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो चूज करेंगे कि हम ज्यादा वर्क करें बिकॉज वेजेस इंक्रीज हुई हैं। एंड दूसरा इम्पैक्ट जो है दैट इज परचेजिंग पावर के ऊपर आपका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा इनकम अर्न करोगे क्योंकि वेजेस इंक्रीज हुई है तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज होगी क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हो अब। सो यू वांट टू स्पेंड मोर ऑन द लेजर एक्टिविटीज, क्योंकि अब आप अर्न कर रहे हो तो आप उस पैसे को कहीं स्पेंड भी करोगे, एंड आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आप लेजर एक्टिविटीज पे स्पेंड कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज रेट, ये था पहला इम्पैक्ट। सो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे लोअर वेज रेट की हम बात करें तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करते हैं दोनों इफेक्ट में से। सो सपोज लोअर वेज रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पहला इफेक्ट था वो डोमिनेट करता है सेकंड इफेक्ट को। इसका मतलब कि लोअर वेज रेट पे लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाई करते हैं, तो ज्यादा लोग वर्क करेंगे एंड दे विल नॉट चूज लेजर एक्टिविटीज क्योंकि वेज ऑलरेडी लो है। जब वेज रेट हायर इंक्रीज हो जाती है तो जो सेकंड इफेक्ट था वो डोमिनेट करेगा ओवर द फर्स्ट इफेक्ट। इसका मतलब कि लोग ज्यादा चूज करेंगे लेजर एक्टिविटीज एट हायर वेज रेट क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। तो ये मेन रीजन है व्हाई वी हैव अ बैकवर्ड बेंडिंग इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज मार्क इट, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड कीप इट समवेयर सेफ एंड कीप रिवाइजिंग इट पीरियोडिकली कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बैकवर्ड बेंडिंग इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व। सो दीज आर द टू रीजंस। लेबर इंक्रीज होने सॉरी वेज रेट इंक्रीज होने के बाद कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, लोअर वेज पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है,
उसके बेसिस पे वी गेट दिस बैकवर्ड बेंडिंग इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व। सो ये जो कर्व है ये हमें शो कर रहा है कि अप टू अ सर्टेन वेज रेट, एक एक्सटेंट तक, एक हद तक, एक लिमिट तक, जहाँ पे every increase in the wage rate there is an increased supply of labor। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल तक ही होगा कि सपोज वेज एक लोअर लेवल पे है और वहां से वेजेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक जहाँ पे वेज रेट रीच करती है, सिर्फ वहीं तक हमें देखने को मिलेगा कि सप्लाई ऑफ लेबर है जो वो इंक्रीज होता जाएगा। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से अगर वेज रेट और इंक्रीज हुआ तो उसके बाद से जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद या एक पर्टिकुलर हायर अमाउंट ऑफ वेज रेट के बाद लोगों की सेटिस्फैक्शन हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वो अचीव हो जाएगी एंड लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे लेजर एक्टिविटीज पे स्पेंड करना। तो लेजर पे ज्यादा स्पेंड करेंगे, वो प्रेफरेंस रहेगी, तो लेबर सप्लाई इन द मार्केट वुड डिक्लाइन। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड बैकवर्ड बेंडिंग इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व। सो कीप इन माइंड कि हम इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व की बात करते हैं, मार्केट लेबर सप्लाई कर्व की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब मार्केट सप्लाई ऑफ लेबर कर्व की बात करेंगे तो वो सप्लाई कर्व जो कॉमन शेप होती है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व रहेगा इन केस ऑफ मार्केट लेबर सप्लाई कर्व। सो ये यहाँ पे ग्राफिकली भी ड्रॉन है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कर्व का, वहां पे हमें इक्विलिब्रियम वेज रेट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर आवर्स भी मिल जाते हैं। सो आई होप कि आज के जो टॉपिक्स थे वो आप लोगों को क्लियर है, रीजनिंग क्लियर है। आज सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई इस सब के बारे में ग्राफिकली समझेंगे एक्सप्लेनेशन के थ्रू। एंड if you have any doubt you can leave that in the comment section and you can also share your feedback. So that's all for today, and do subscribe to Ansarkari and kindly like the video as well. Thank you so much.